आइए बच्चों, अभी हम लोग फिर क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसमें यूनिट 7 में जो इक्विलिब्रियम है, ये एक थोड़ा लंबा लेसन है, इसमें बहुत सारे वीडियोज आते हैं। तो आज हम लोग एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं, दैट इज़ द डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड। ठीक है, और दूसरा टॉपिक हमारा होगा फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। तो ये वीडियो नंबर है आपका ये 19 पे आ जा रहा है, और हम लोग इसको आगे देखेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये है, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि ये डाई एंड पॉली बेसिक है। इसका मतलब पॉली मतलब मैनी, डाई मतलब दो, यानी कि इसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन जो भी मैटर होगा या तो दो होगा या दो से कुछ ज़्यादा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या इसके अंदर में हम लोगों को मेन टॉपिक्स आ रहा है। देखिए, ए सब्सटेंस दैट यील्ड हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन को मतलब देता है इन सॉल्यूशन, and from which hydrogen may be displaced by a metal to form a salt is called protic acid। अब जैसे इसको देखिए, HCl और H2SO4 है। अब आप जानते हैं इसमें से मान लीजिए मेटल जैसे कि सोडियम हो गया, तो सोडियम क्या कर रहा है आपको कि HCl से जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके, जैसे HCl है तो HCl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके और यहाँ पे जुड़ के एक जो है सॉल्ट बना दे रहा है, जो कि सॉल्ट आपका NaCl हो जा रहा है। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है एक प्रकार का मेटेलिक सॉल्ट ही हो गया। हाइड्रोजन में भी जैसे कि कैल्शियम सल्फेट वगैरह इस तरह के सॉल्ट बन जाते हैं। तो बन जाने के बाद जो है, और ये खुद जो है मतलब H हटके, और वो क्या करता है एक अगर किसी और के साथ जो है अटैच कर जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सब्सटेंस दैट यील्ड हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन एंड फ्रॉम विच हाइड्रोजन मे बी डिस्प्लेस्ड बाय अ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट इज कॉल्ड प्रोटिक एसिड लाइक HCl H2SO4। अब यहाँ क्या है कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। अब किसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होगी, आपको तो पता है कि एक मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा हाइड्रोजन छोड़ेंगे उसके आधार पे उसकी जो है मतलब स्ट्रेंथ को मेज़र किया जाता है। अब जैसे देखिए, एसिटिक एसिड जो है वो मोनोबेसिक इन नेचर होगा, एज इट कैन लूज वन प्रोटॉन और हाइड्रोजन एटम टू फॉर एसिटेट आयन। इसको देख लीजिए ऐसे, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए CH3COOH, तो एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन को छोड़ेगा एसिटेट आयन बनने के लिए। यहाँ देखिए CH3COO माइनस और ये H प्लस, तो एक ही हाइड्रोजन को छोड़ा, तो इसी तरह से हम इसको मोनोबेसिक इन नेचर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि जैसा मैंने पहले बताया था, जैसे पॉलीबेसिक की बात हो रही है या एक से ज़्यादा की बात हो रही है या डाई की ही बात हो रही है। देखिए, एसिड मोर देन वन आयोनाइजेबल प्रोटॉन, जिसमें एक से ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग पॉलीबेसिक या पॉलीप्रोटिक एसिड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के आप देख लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे H2SO4 है और ये डिसोसिएट होगा तो ये कितना देगा 2H प्लस, और ये SO4 जो है 2 माइनस। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 दिया, नंबर ऑफ ज़्यादा बढ़ गया। उसी तरह से देखिए आपका जो है ये फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड में आपका कितने 3H निकले, 3H प्लस निकला। उसी तरीके से अगर हम ऑक्जेलिक एसिड की बात करें, देखिए ये फार्मूला जो है ऑक्जेलिक एसिड का है, तो यहाँ से हम लोग एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन निकाल देंगे। तो जिसमें आयोनाइजेशन के बाद एक से ज़्यादा निकले वो बेसिकली डाई या दो कह लीजिए। अगर मान लीजिए ऑक्जेलिक एसिड है तो हम यहाँ डाई कह सकते हैं क्योंकि 2 निकल रहा है, और 2 से ज़्यादा जिसमें निकले उसको हम लोग पॉलीबेसिक बोलते हैं। ठीक है ना। आइए अब यहाँ पर देखिए डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड को फॉर्मूलेस पे पुट करके, इक्विलिब्रियम वाला जो फॉर्मूला उस पर पुट करके दिखाया गया है। आयोनाइजेशन रिएक्शन डाई बेसिक जैसे H2X का एक मतलब फॉर्मूला है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं। तो देखिए H2X जो है एक एक्वस सॉल्यूशन में है, यहाँ पर H प्लस और HX निकल रहा है। क्लियर है। तो अब आप अभी ये बैलेंस में यहाँ पे हो गया, जैसे एक H और एक H प्लस HX1 निकल गया, तो H प्लस और HX ये देखिए माइनस ये वाला, और H2X ये इसका जो है आपको कह लीजिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ,
और उसी तरीके से फिर देखिए फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, क्योंकि आपको मालूम है कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप वाले भी रिएक्शंस होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो हम लोग फाइनली रिएक्शंस को लिख देते हैं कहीं पर एक लाइन खींच कर कि हाँ एक ही स्टेप में हो गया, बेसिकली वो सभी जो है ना मल्टी स्टेप्स रिएक्शन होते हैं। यहाँ भी देखिए 2 बार रिएक्शन होता है। तो पहले स्टेज में जब हमारा एक हाइड्रोजन गया, अब दूसरी स्टेज में हमारा ये दूसरा भी चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये HX है यहाँ से, तो फिर ये हाइड्रोजन को एक रिलीज़ कर देगा, तो फिर देखिए H+ और ये X2 के साथ जुड़ जाएगा। तो इस कंडीशंस में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कैसे, मतलब यहाँ पर इस चीज़ को देखिए ज़रा सा कि A2 जो है दूसरे नंबर के कंडीशन में, इसमें प्रोडक्ट H+ और X2- हो गया और नीचे HX- हो गया। इस वाले कंडीशंस पे ध्यान दीजिए। जैसे ये वाला कंडीशंस अगर यहाँ पे फिर ये प्रोटॉन दे रहा है तो X- तो एक बढ़ ही जाएगा ना, और ये X- जाकर फिर जो है वो जुड़ जाएगा H ऊपर में, 2 रिएक्शंस होंगे तो 2X2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हुआ दूसरे कंडीशन का वो भी निकल गया। तो अब यहाँ देखिए A1 और A2 आर कॉल्ड फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली ऑफ द एसिड H2X। मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन अलग अलग स्टेप में निकले। फर्स्ट स्टेप में एक निकला, सेकेंड स्टेप में दूसरा निकला। ट्राई बेसिक जैसे H3PO4 वी हैव 3 आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इसके कितने आयोनाइजेशन, जैसे पहले एक निकला, फिर उसको A1 मान लेंगे, दूसरा निकलेगा A2 मान लेंगे, तीसरा निकलेगा A3 मान लेंगे। ओके, तो क्योंकि 3 बार हाइड्रोजन निकलता है 3 स्टेप्स में निकलेगा। आइए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डाइबेसिक एंड प्लोलिक बेसिक एसिड में जैसे देखिए Ka1, Ka2 और Ka3 की वैल्यूज़ कितनी है। जैसे ऑक्जेलिक एसिड में देखेंगे 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, देखिए पहले की वैल्यू दूसरी की वैल्यू ज़्यादा है, पहली वैल्यू कम है। एस्कॉर्बिक में भी इसी तरीके से बढ़ रहा है मैटर। सल्फ्यूरिक एसिड में देख लीजिए, कार्बोनिक एसिड में 4.3 × 10⁻⁷ और 5.6 × 10⁻11। ये एक प्रकार का डाटा है जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर फर्स्ट स्टेज वाला मतलब एक हाइड्रोजन निकलने पर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, दूसरे निकलने पे कितनी आ रही है। इस तरह से आपको एक प्रकार का फिगर जो है दिया जा रहा है। अब देखिए हाई ऑर्डर आयोनाइजेशन कांस्टेंट जैसे A2, A3 आर स्मॉलर देन द लोअर आयोनाइजेशन कांस्टेंट A1 ऑफ द पॉलीप्रोटिक एसिड। अब देखिए ये जो पॉलीप्रोटिक एसिड्स हो गए ये सब, इसमें ऐसा देखा गया है कि जो हमारा Ka2 और Ka3 मतलब दूसरा और तीसरे नंबर का हाइड्रोजन जब निकल रहा है तो उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है, और पहले नंबर का जब हाइड्रोजन निकलता रहता है तो उसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यूज़ जो है वो उसमें आप देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू जैसे यहाँ हायर ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन यहाँ पर आर स्मॉलर, इनकी वैल्यूज दूसरे और तीसरे कम होती है, स्मॉलर दैन द लोअर ऑर्डर आयोनाइजेशन कांस्टेंट A1, और A1 की वैल्यू जो है ज़्यादा रहती है। ये पॉलीप्रोटिक में है। क्या इसका कारण बता रहा है कि इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रिमूव पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम अ निगेटिव आयन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसमें होता यूँ है कि मान लीजिए आप हाइड्रोजन निकालते जा रहे हैं, तो पहली बार निकाला, दूसरी बार निकाला, तीसरी बार निकाला, तो क्या होता है कि मान लीजिए हाइड्रोजन को ही आप बार बार रिमूव कर रहे हैं और निगेटिव आयन एज इट इज़ वहीं पर है, तो उसके कंडीशन में क्या होता है कि निगेटिव चार्जेस ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और हाइड्रोजन की मात्रा कम जाती है कंपाउंड में। तो हाइड्रोजन को निकालिएगा तो उसको बहुत तेज़ी से वो खींच कर अपने पास रखे रहता है, तो इसीलिए उसकी वैल्यूज जो है थोड़ी अलग होती है। अब यहाँ देखिए ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो अब हर स्टेप में निकल रहा है। जैसे पहले स्टेप में हाइड्रोजन निकला, दूसरे में निकला, तीसरे में निकला, तो ओवरऑल कितना होगा जब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ओवरऑल आ जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एसिड के स्ट्रेंथ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले मैटर को समझेंगे। द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ एंड पोलरिटी ऑफ AH बॉन्ड। मान लीजिए अगर AH बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर बहुत मतलब AH एसिड के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो अगर मान लीजिए बहुत डिफ़िकल्टी से ये हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर देता है
तो इसके कारण से क्या होता है कि ये वीक एसिड में आएगा, ठीक है, ये वीक एसिड में आएगा, और जो तुरंत हाइड्रोजन को डिसोसिएट कर देता है आयन सॉल्यूशन में, तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो मतलब आप धर लीजिए कि एसिड वाले कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन की जो स्ट्रेंथ होती है, खासकर जो जुड़ाव होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, वो उसके एसिड के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कह सकते हैं कि व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड डिक्रीजेज, it is that the energy required to break bond decreases, so HA become the stronger acid। Obviously अगर बहुत तेज़ी से हाइड्रोजन कब निकलेगा, जब बॉन्ड उसका वीक होगा तो वीक बॉन्ड हो जाएगा, तो उससे जो है हाइड्रोजन निकल कर चला जाएगा, तो एसिड जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि इसमें ये भी है कि व्हेन HA बॉन्ड बिकम मोर पोलर, मान लीजिए कि जो इधर नेक्स्ट जो कंपाउंड ए वाला है, अगर वो बहुत ज़्यादा पोलर हो गया, पोलर मतलब एक तरफ चार्जेस का झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया, उसमें चार्ज को विड्रॉ करने की कैपेसिटी जो है दूसरे कंपाउंड के साथ बढ़ गई, तो क्या होता है कि व्हेन HA बॉन्ड बिकम मोर पोलर, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बिटवीन H and A इंक्रीजेज, एंड दिस इज मार्क्ड चार्ज सेपरेशन। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिकम ईजियर देयर बाय इंक्रीजिंग द एसिडिटी। अब इसको ऐसे समझिए, तो लाइन बहुत लंबी सी लिखी हुई, मैं आपको ये बता दूं कि मान लीजिए कुछ ऐसा कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए R और Cl है, 2 मिनट के लिए मानिए ये कोई अल्काइल है, और ये बहुत तेज़ी से इसके ऊपर में ये मान लीजिए ये अपनी ओर खींच रहा है, और ये निगेटिव चार्जेस हैं ये अपनी ओर खींच रहे हैं, या मान लीजिए ये HA है, H और A के बीच में है। अब आप देखिए कि होता क्या है कि मान लीजिए ए वाला पोर्शन जो है बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो इसके ऊपर स्लाइटली निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसके ऊपर में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, ये डिफरेंसेस इसके सेपरेशन को डिटरमाइन करते हैं कि कितनी तेज़ी से सेपरेट हो जाएगा। तो जो जितना पोलर होता है उसमें फोर्स उतनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की ज़्यादा लगती है, तो उतनी तेज़ी के साथ ये क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा इसका। तो जैसे ये ब्रेकअप हो जाएगा उतनी तेज़ी से हाइड्रोजन आयन जो है सॉल्यूशंस में रिलीज हो जाएंगे। तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि दैट कंपाउंड इज मोर एसिडिक। हम लोग कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसकी एसिडिटी के एक्सटेंट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि और दूसरे इसमें क्या क्या मतलब मैटर है। देखिए पहला है कि अगर आप इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, अगर ग्रुप में, जैसे ग्रुप पीरियड में होता है ना, पीरियोडिक टेबल आप ले रहे हैं तो पीरियड्स एंड ग्रुप्स, तो ग्रुप्स जो क्या हो गए आपके वर्टिकल लाइन हो गए, पीरियड्स क्या हो गए हॉरिजेंटल लाइन हो गए। तो हम लोग उसके अनुसार से हम लोग देखते हैं कि इन ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, जैसे मान लीजिए HA स्ट्रेंथ इज मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एसिडिटी देन इट्स पोलरिटी। तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग जो है साइजेज इंक्रीज कर रहा है ना, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। आप देखिएगा कि जैसे जैसे साइजेज जो हैं कंपाउंड के इंक्रीज करते हैं ग्रुप में, तो उनकी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना वो बढ़ती जाती है, क्योंकि साइजेज बड़े होने के कारण इस पर जो हाइड्रोजन्स जो होते हैं आउटर साइड वाले, इस पर जो है न्यूक्लियर फोर्स कम लगता है, तो इसको थोड़ा वीकली ये विथहेल्ड कर पाते हैं। तो क्या होता है इंटरेक्शन के वक्त में ये हाइड्रोजन टूटकर आसानी से चली जाती है। तो हमारा पॉइंट इस जगह पर ये है कि अगर मान लीजिए कि हम ग्रुप में साइज को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वह भी जो है इंक्रीज होता जाएगा। सो साइजेज इंक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब हम लोग इसी जगह पे इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर से देखेंगे कि in the same period of the periodic table, HA bond polarity becomes the deciding factor of determining the acid strength. As electronegativity of A increases, acid strength of also increases. अब देखिए इसमें ये भी कह रहा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी जो है कंपाउंड के अंदर में एसिड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल
फैक्टर है। इनका कहना है कि अगर मान लीजिए कि आप कंपाउंड जैसे लिख रहे हैं CH4 NH3 H2O HF, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे मतलब इसके साथ जो कंपाउंड जुड़े हुए हैं, ए यहाँ पर क्या डिटरमाइन कर रहा है, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे मान लीजिए एन, यहाँ पर कार्बन। तो इसका कहना है कि जैसे जैसे हम लोग जो ए फैक्टर मतलब जो उसके साथ जो कंपाउंड जुड़े हुए हैं जो थोड़ा कम नॉन क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, तो उनकी या जो उसके कंपैरिजन जैसे हाइड्रोजन के साथ में जो दूसरे एलिमेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनमें थोड़ी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इसके स्ट्रेंथ में हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एसिड स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी तो पोलरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या बढ़ जाएगी, पोलरिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। जैसे ही पोलरिटी इंक्रीज कर जाएगी ये बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। बॉन्ड को जैसे ही ब्रेक करेगा हाइड्रोजन जो है सॉल्यूशन के अंदर में आ जाएगा और हम कह सकते हैं कि एसिड स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होना है तो आप जान रहे हैं कि ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या है, आपका फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई तो भाई उसकी एसिड का स्ट्रेंथ भी बढ़ गया, क्योंकि वो हाइड्रोजन को बहुत तेज़ी से स्प्लिट अप कर देगा। तो यही था स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इस टॉपिक को थोड़ा 1-2 बार और रिवाइज करिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।